सर ने कल ठीक पढ़ाया, आपको सब कुछ समझ में आया? ठीक है। हाँ जी। देखो कोशिश यही रहेगी कि फैकल्टी ना इस बार जो नया सेशन होगा उसमें फैकल्टी सब लोग सब बेस्ट हों, कोशिश पूरी यही है। इसलिए जैसे हमारी जो योजना है ना, इसका एक ड्रॉबैक है, ये मुझे ही दे दो, जरूरत पड़ेगी वहाँ, जरूरत पड़ेगी। हमारी योजना का एक ड्रॉबैक है जो इसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ड्रॉबैक इसका ये है कि हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कराते। सरकार की तरफ से हम लोगों को मेंस की तैयारी कराने का कोई आदेश नहीं है या उसका कोई करिकुलम नहीं है। जो ये आता है ये सब एक साल का, मतलब ये प्री का ही आता है जनरली, इसी आधार पर देखते भी है। वो बात अलग है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो भी क्लासेस दी गई हैं उसमें प्री मेंस दोनों हो जाए, ऐसा वो सोचते होंगे। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि जितनी क्लासेस उन्होंने दी हैं उपाम के द्वारा, वो उस पर प्री मेंस लेवल पे वो कराया जा सके उतना। अब अगर मेंस नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? इसलिए रिजल्ट को लेके एक परेशानी ये है कि जब तक मेंस की तैयारी बहुत अच्छी ना हो तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट फाइनल के लिए इसीलिए परेशानी है हमारे यहाँ। तो अब हुआ क्या है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये हुआ है, हमारे बहुत सारे बच्चे जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में निकल गए, क्योंकि यहाँ प्री के लेवल पे तैयारी अच्छी कराई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से अच्छे कोचिंग में ये लेवल आपको नहीं मिलेगा, वहाँ खूब पैसे देने के बाद भी ये लेवल नहीं मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि क्वालिटेटिव स्टडी तो आपको मिल ही रही है, क्वालिटेटिव लर्निंग तो आपकी हो ही रही है, जिससे जो जनरल कंपटीशन है उसमें आपका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैंने इस बात की परमिशन भी लेनी चाहिए, पिछली बार भी कोशिश की थी कि परमिशन मिल जाए मेंस के लिए। अब उसमें जो कमी थी, सर मैं क्लास में हूँ। हाँ बताइए। हाँ सर मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ बताइए। नहीं, वो ये सब 2-3 लोग कर रहे हैं ना जिनका एम्पैनलिंग होनी है, इंटरव्यू सबका होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब होंगे, एम्पैनलिंग सबकी होगी। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो फिजिबल नहीं हो पाया। कारण उसका ये था कि केवल मैं ही पढ़ा सकता हूँ आपको मेंस का, मैं ही पढ़ा सकता था, बाकी कोई जो भी फैकल्टी थी वो आपको मेंस के सवाल नहीं सॉल्व करा सकती यूपीएससी के लेवल में। इसीलिए मैं कोशिश ये करता था उस दौरान कि आपको मेंस के लेवल पे दूसरे सब्जेक्ट को भी ले लेता था, इसलिए कि वो करा लिया जाए। पर उसका एक और ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक ये हो गया कि मेरी जो अपनी सब्जेक्ट की क्लासेस थी वो समय से पूरी नहीं हुई, उसमें काफ़ी समय लग गया। जबकि अब जो पेमेंट जो निकलेगा वो उतनी क्लासेस का निकलेगा जितना आया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम लोग अपने एनवायरनमेंट की क्लासेस में हम लोग मेंस का कर रहे थे और उसमें मैंने आपको रोज़ मेंस के क्वेश्चन भी लिखवाने की कोशिश करता था। जैसे प्रीवियस ईयर के आंसर राइटिंग की कोशिश करी मैंने, तो उसमें मुझे लग रहा है शायद ये 2-3 हफ्ते ये प्रोसेस चला भी था। अब होता ये था कि जिस दिन मैं मेंस का लिखवा रहा हूँ उस दिन पूरा निकल जाता था वो टाइम उसी एक ही उसमें। कई बार ऐसा हुआ कि एनवायरनमेंट में पढ़ा ही नहीं पाया। एनवायरनमेंट में मेरी क्लासेस डबल हो गई, खत्म करते करते उसको वो क्लासेस जितनी उपाम से थी वो डबल हो गई। पेमेंट तो आधा ही मिलेगा,
तो वो पेमेंट आधा हो गया। इवन ये और हुआ कि क्वेश्चन मार्क और लग गया मेरे ऊपर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लाइफ में हमेशा लाइफ में क्वेश्चन मार्क करने वाले के ऊपर लगेगा, ना करने वाले के ऊपर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ना करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। हमेशा सवाल करने वाले से ही पूछे जाएंगे। आप तैयारी में हो, घर वाले आपसे सवाल पूछेंगे, आप तैयारी में नहीं होते, वो कुछ ना पूछते, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा उनको कोई मतलब नहीं था। सुबह जाते खेत पे, शाम को आते, उनको कोई समस्या नहीं थी, सवाल ही नहीं था कोई, सब बात खत्म थी। लेकिन अब हो सकता है हर सुबह पूछा जाए सवाल, हाँ भाई कब आ रहा है। तो मैं कर रहा था तो सवाल मेरे से ही पूछे गए, क्लास कैसे ज्यादा हो गई, क्या कर रहे थे क्लास में। अब ये कैसे कहा जाए कि मेंस का कर रहे थे, क्योंकि अगर ये कहा गया तो एक और नया सवाल आ जाएगा कि अच्छा है प्रिलिमिनरी की तैयारी करा, मेंस कर रहे हो, वाह क्या बात है। मैंने कहा सर हो जाता है कभी कभी, टॉपिक बड़े हो जाते हैं, तो मतलब कोई उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं। ये सारी समस्याएं मैंने इस वाले जो अपना ये हमारा, हाँ जी, शेड्यूल था, मैंने इसमें देखी, इसका निराकरण भी कर लिया था। इसकी सॉल्यूशन ये निकला कि कुछ ऐसी फैकल्टियां हम लोग अपने साथ में रखें, मैं अपने साथ में एक ऐसी फैकल्टियों का एक ग्रुप बनाऊं जो वास्तव में कॉम्पिटेंट है। जब वो आपको अपना विषय पढ़ाएं तो वो इतनी कॉम्पिटेंसी के साथ पढ़ा दें कि आपको मेंस की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेंस और प्रिलिमिनरी की तैयारी अलग अलग नहीं होती। मान लीजिए पॉलिटी में 70 क्लास दी गई हैं, 70 में क्या हो कि 80 हो जाए, 85 हो जाए। अगर कोई 85 क्लासेस में पूरा आपकी पॉलिटी को इस तरीके से कवर अप करा रहा है कि उसमें फिर मेंस के लेवल पे भी आपको समस्या नहीं पड़ रही, आपका लेवल वो आ गया कि आप पढ़ सकते हैं अपने आप, तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिनका मेंस में वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने उन्हीं की फैकल्टियों को, उन्हीं विषयों को फिर पकड़ा भी कि उन्हीं कोर विषयों को पकड़ के फैकल्टियों को उन्हीं को चूज कर लिया जाए और एक ग्रुप बनाया जाए। पॉलिटी सबसे पहली सामने आई समस्या, मैंने सर से बात करी, इनको कांटेक्ट किए, इनसे ये खुद तैयार हो गए आने के लिए। तो पॉलिटी के लिए तो ये आपको पूरी पॉलिटी कवर अप करा देंगे। दूसरा, मैं हिस्ट्री के लेकर भी चर्चा में हूँ किसी से, अगर वो हिस्ट्री के लिए आए तो आपका हिस्ट्री का भी बढ़िया हो जाएगा, आपको फिर पेपर 1 भी आपका कवर अप हो जाएगा। इकोनॉमी में आपको ठीक ठाक पढ़ा देता हूँ, पेपर 3 आपका कवर अप हो जाएगा। इकोनॉमी में मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बाहर उससे आएगा नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो 3 बड़े बड़े पेपर हैं, 3 पेपर जो जीएस के हैं, उसमें सबसे बड़े जो पोर्शन है 3 वो कवर अप हो गए यहीं से। पहले पेपर में हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आता है, 140-150 नंबर की आती है, आपकी कवर अप हो जाएगी। दूसरा पेपर पूरा पॉलिटी का है ही। तीसरे पेपर में इकोनॉमी आपको 120-130 नंबर की मिलती है, 140 भी आ जाती है, वो कवर अप हो जाएगी। बाकी चौथा पेपर आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका हमारा कोई भी क्राइटेरिया हमारे पेपर में नहीं है, हमारी तैयारी में उसका। तो मतलब 3 पेपर मैं आपको ऐसे तैयार करा सकता हूँ जिसमें मेंस के लेवल पे भी ज़रूरत नहीं, दिक्कत नहीं है। आने वाला जो हमारा साल होगा, आने वाला जो सेशन है, यकीन मानना उसमें जो बच्चे रुकेंगे वो मेंस क्वालिफाई करेंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ। बस उसको एक टीम बना के, जो मेरी टीम है, इसको ये ठीक बन जाए और टीम बन के एक टीम वर्क के तहत हम लोग काम कर लें, तो फिर कोई परेशानी आएगी नहीं। इसीलिए सब मुखर्जी नगर से और सब वहीं से कांटेक्ट करके सबको लेके आया गया है। डीएम सर का उसमें काफ़ी सहयोग है, सीडीओ सर का भी उसमें बहुत सहयोग है। उन्होंने, अगर वो शायद ना करते, समाज कल्याण अधिकारी हमारे, तो शायद मैं ना कर पाता, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया, मुझे लिस्ट प्रोवाइड कराई
और व्यक्तिगत रूप से जाने की भी वहाँ पर सुविधा व्यवस्था करवाई, तो मैं गया भी। इसलिए जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका बड़ा क्वालिटेटिव होगा, पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए कम से कम उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन सब करवा देना, या जो भी आपके दोस्त हैं जो भी करना चाहते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा उनका, तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। और ये मेरी गारंटी है कि लास्ट तक, अगर उसमें जैसे आप लोग लास्ट में रुक गए, देखो ऐसे ही फिल्टर होती हैं चीजें, आप लोग फिल्टर होके तो बचे हो यहाँ पे, और पूरे साल भर तक आप लोग पढ़ते रहे हो। अगर इसी तरीके से यही आप में और दूसरों में अंतर है, दूसरे खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, और ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं थी, उनमें आपसे हो सकता है किसी में ज्यादा ही क्षमता हो, लेकिन आज उसकी क्षमता और आपकी क्षमता में कोई मुकाबला नहीं है, वो आपके बराबर में नहीं खड़ा हो पाएगा। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे जिसने जो कर लिया हो। इसलिए अगर अगले सेशन को आपने अच्छे से पकड़ लिया, अगले सेशन पे अच्छे से पकड़ बना ली, तो यकीन मानना आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो आप अगली उसके लिए तैयार रहिए। ये तो हम लोगों ने चीज़ों को कंसोलिडेट कर लिया इसमें, इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट करंट जो इसमें देखी थी वो सुहास एलवाई सर के बारे में देखा था कि उन्होंने पेरिस में पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल टूर्नामेंट उन्होंने जीता। नेक्स्ट इसमें लिखना है टेस्ट एनालिसिस नहीं। देखो टेस्ट एनालिसिस बाद में करा लूंगा मैं किसी दिन। टेस्ट एनालिसिस इसलिए नहीं करा रहा, इसकी कोई क्लास नहीं है, मुझे इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स की क्लास है, तो टेस्ट एनालिसिस मैं करा दूंगा किसी दिन। करंट की पीडीएफ ग्रुप में ये भी नहीं कर सकते। कारण उसका ये है कि करंट अफेयर्स की क्लास ही दी गई है उपाम से। अब ग्रुप में पीडीएफ डाल के कैसे वो संभव है कि करा दी जाए। साइंस की मुझे अनुमति नहीं दी गई क्योंकि मैं साइंस के लिए एम्पैनल नहीं हूं। पीछा करने वाले लोग बहुत सारे हैं, पीछे खींचने वाले। मैं आपको सच बताऊं, जिन लोगों को आप ये मानते हो ना कि ये लोग हमारे हितैषी हैं ना, वो आपके सबसे बड़े द्रोही हैं। मैंने साइंस पढ़ाई और ये बात सही है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इन सब बातों का, फर्जियों का। लेकिन इसी बात की शिकायत कर दी गई। तो अब एम्पैनलिंग उसके लिए ज़रूरी है। अगर मैं एम्पैनल, अब जैसे मान लीजिए एम्पैनलिंग अगर मेरी हो जाती है साइंस के लिए, तो मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही मैनेज करिए। करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको ग्रुप में डाल दूँ करंट अफेयर्स, वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि 38 क्लासेस हैं उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए। डेली बेसिस पे हम लोगों को उसको करंट अफेयर्स को आने वाले समय में डिस्कस भी करना है। तो पीडीएफ में तो मेरे हिसाब से काम चलेगा नहीं, उसका सही नहीं हो पाएगा। आप नेक्स्ट में लिखना अगले पॉइंट में, करंट अफेयर्स के लिए आप ये बना लो इसका एक नोट्स वगैरह जो भी। देखो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ हुआ था? कतर में। और अगला कहाँ होगा? हाँ, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होगा, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी इन तीनों देशों में होगा। सबसे बेस्ट खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? नहीं, मेसी। लियोनेल मेसी को सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है ना। और गोल्डन बूट भी उन्हें ही मिला, एमबापे को।
हाँ, गोल्डन बॉल मिला है मेसी को। तो आप ये कुछ बातें हैं फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, ये लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट तो इसमें आप ये लिखना, फीफा पुरस्कार 2022 का, फीफा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को चुना गया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को चुना गया द बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। द बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप was selected to लियोनेल मेसी, जबकि गोल्डन बॉल का अवार्ड एम्बापे को दिया गया। वाइल गोल्डन बॉल वॉज गिवन टू एम्बापे, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल ही तो था, गोल्डन बॉल ना, गोल्डन बॉल, इन्हें गोल्डन बूट मिला है। हाँ, गोल्डन बूट मिला है ना एम्बापे को, बॉल की जगह बूट कर दीजिए, एम्बापे, एम बना के और बापे लिख दीजिए, गोल्डन बूट। नेक्स्ट लिखना, महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया। तो लिखिए किसे हराया उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को। तो लिखिए ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2023 T20 विश्व कप 2023 को जीता। ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम won T20 वर्ल्ड कप 2023। उन्होंने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराया। They defeated South Africa. They defeated South Africa. ठीक है, नेक्स्ट लिखना, देखो हाल ही में नया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी हुआ। म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी हुआ। इंदौर के नगर निगम ने सबसे पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है और ये म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। देखो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, मैंने आपको ये इकोनॉमी में पढ़ाया है। हम लोग या तो पैसा मनी मार्केट से ले सकते हैं, कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं, हाँ या ना बताओ। मनी मार्केट यानी पैसा बैंकों से उधार ले सकते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज से उधार ले सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ करना है, अपने यहाँ कोई डेवलपमेंट करनी है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा उधार ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा उधार लेने के लिए क्या प्रक्रिया है कि पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वहां अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे, फिर उसके शेयर जारी करेंगे। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने इसी तरीके से शेयर जारी करे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है इस संदर्भ में जिन्होंने अपने शेयर्स जारी करके और पैसा इकट्ठा किया है। तो आप लिख लीजिए इसमें, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। देश का पहला म्यूनिसिपल इंडेक्स बॉन्ड जारी किया है। रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज issued the first national stock exchange index
द फर्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ऑफ कंट्री। ये बॉन्ड है पैसा उगाने के लिए, जैसे बॉन्ड बेचते हैं ना। म्यूनिसिपल इंडेक्स तो एक इंडेक्स हो गया, अब इसमें सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने बॉन्ड बेच सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपको कैपिटल मार्केट में दो बाजार बताए थे। एक बाजार बताया था गिल्ट एज्ड मार्केट जिसमें सरकारी बॉन्ड बिकते थे। एक बाजार बताया था मैंने उसमें स्टॉक एक्सचेंज वाला जिसमें उद्योगों के शेयर बिकते थे, सेवा कंपनियों के शेयर बिकते थे, ऐसे ऐसे बताया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बाजार है ये, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बॉन्ड बिक सकते हैं। मेरठ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर पैसा उठाना चाहे तो वहां पे अपने आप को लिस्ट करे और उठा सकता है। इसके लिए एक इंडेक्स जारी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इंडेक्स ये बताता है सूचकांक। मान लीजिए देश के 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें लिस्ट हो गए। लोगों ने क्या किया, लोगों को ये उम्मीद है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं ये ग्रो करेंगे, आने वाले समय में इनका लाभ बढ़ेगा, तो लोग उनके बॉन्ड खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। दैट्स इट, यही इंडेक्स है। सामान्यतः सूचकांक जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में तेजी या मंदी को बताता है, तो इसमें तेजी या मंदी को बताएगा, ये इंडेक्स है। नेक्स्ट लिखना इसमें, देखो हाल ही में भारत की पनडुब्बी है INS सिंधु केसरी। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डॉक किया इसने। भारत की कोई पनडुब्बी पहली पनडुब्बी है जो ऑस्ट्रेलिया गई है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडोनेशिया गई है। इंडोनेशिया में डॉक किया सिंधु केसरी ने। ये भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को बताता है कि मिलिट्री लेवल पर, डिफेंस लेवल पर दोनों देशों के जो संबंध है वो कितने मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सबमरीन्स होती हैं वो हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर किसी देश की सबमरीन किसी दूसरे देश में जाके खड़ी हो रही है या डॉक कर रही है, वहां पे विजिट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के संबंध डिफेंस के लेवल पर बहुत मजबूत हैं। पहली बार हुआ है कि भारत की कोई सबमरीन गई है, तो आप लिख लीजिए इसमें। हाल ही में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया विजिट पर पहुंची। रिसेंटली सिंधु केसरी, the submarine of India reached Indonesia। इंडोनेशिया की विजिट करने वाली यह पहली भारतीय पनडुब्बी है। दिस इज फर्स्ट इंडियन सबमरीन विच विजिट इंडोनेशिया। देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की है, HD 3385। ये ड्राउट प्रोन एरियाज में भी उगाई जा सकती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी गेहूं उगाया जा सकता है इस प्रजाति की मदद से। तो आप लिखिए, हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई किस्म HD 3385 को विकसित किया गया। HD 3385 को विकसित किया गया रिसेंटली। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च discover a new variety of wheat named
HD 3385 यह शुष्क क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है। यह शुष्क क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है। इट कैन बी ग्रोन इन ड्राई एरियाज। इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। तो लिखिए इसमें, इस बार रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र द्वारा जीती गई है 2023 में। 2022-23 होगा ना? 2022-23 होगा ना? या 2022-23 में रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र द्वारा जीती गई है। इन 2022-23 रणजी ट्रॉफी वॉन बाय सौराष्ट्र। किसे हराया फाइनल में? फाइनल में किसे हराया उन्होंने? बंगाल को। बंगाल। तो लिखिए, उन्होंने फाइनल में बंगाल को हराया। दे डिफीटेड बंगाल इन फाइनल। और ये पहली बार हुआ है जब बॉम्बे नहीं, सौराष्ट्र ने पहली बार जीती है शायद। ये बॉम्बे नहीं तो हर बार जीतती थी महाराष्ट्र, बॉम्बे क्रिकेट टीम बल्कि। अच्छा, अभी महिला प्रीमियर लीग हुई, अभी ये चल रही है, अभी चल रही है। सबसे महंगी उसमें खिलाड़ी कौन रही? स्मृति मंधाना। तो लिखिए, महिला प्रीमियर लीग में या वुमेन प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही। क्या करती हैं ये? बॉलिंग, बैटिंग, ओपनिंग करती हैं। इन वुमेन प्रीमियर लीग स्मृति मंधाना became the heaviest player। किसकी तरफ से खेल रही है आजकल? आरसीबी की तरफ से ना। हाँ, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उन्हें खरीदा 3.5 करोड़ में, 3,40,00,000 में, है ना। तो ब्रैकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लिख लीजिए, आरसीबी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 टीम का कप्तान किसे बनाया? वर्ल्ड T20 टीम जोस बटलर को उन्होंने मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए सोफी डिवाइन को, न्यूजीलैंड की कप्तान है ये सोफी। तो आप लिखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा पुरुषों की T20 टीम का कप्तान जोश बटलर एवं महिला क्रिकेट टीम का कप्तान सोफी डिवाइन को बनाया गया। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की है, ब्रैकेट में न्यूजीलैंड लिख लीजिए। recently Josh Butler became the T20 captain of the team formed by International Cricket Council. While Sophie Devine was chosen for the captaincy of women cricket team,
ठीक है, देखो मोदी जी ने अभी एक नए अभियान की शुरुआत की है, जल जन अभियान। तो आप इसको लिखिए, ये राजस्थान के सिरोही जिले से शुरुआत की गई है। तो लिखिए, हाल ही प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सिरोही जिले से जल जन अभियान की शुरुआत की। जल जन अभियान की शुरुआत की रिसेंटली। हाँ, जल जन अभियान। रिसेंटली पीएम मोदी स्टार्टेड जल जन अभियान फ्रॉम सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एक अभियान है जिसमें जल संरक्षण के लिए भारत में आज शायद जल वो दिवस भी है ना, क्या है आज, कल था, तो वैश्विक जल दिवस था शायद का, ग्लोबल वाटर डे। भारत में गिरते हुए ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने के लिए सरकार कई सारे अभियान चला रही है, जैसे जल जीवन मिशन। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जल जन अभियान है जिसमें वर्षा के जल को रिस्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, जल संरक्षण में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें हाल ही में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा से संबंधित हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। रिसेंटली हैकाथॉन कवच 2023 हैकाथॉन कवच 2023 was celebrated या was organized in New Delhi related to cyber security। इसमें करते क्या है, इसमें जैसे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है तो जनरली हर वेबसाइट्स के अपने अपने सिक्योरिटी होती है। तो उस वेबसाइट को हैक करना, ये भी लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा वेबसाइट या कुछ ऐसा कोड बनाते हैं जिसको हैक करना मुश्किल होता है। तो कुछ लोग हैं वो उसको भी हैक कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट लिखिए, इसमें देश में अवैध खनन पर नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार द्वारा खनन प्रहरी नामक एप्लीकेशन एवं निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इंडिया started an application named Khanan Prahari to oversee
टू ओवरसी द इलीगल माइनिंग, टू ओवरसी द इलीगल माइनिंग। हेलो, हाँ जी, जी 1 मई से शुरू होगा बैच जी। किस में कराया है इन्होंने अपना? तो एसडी सदर में होगा शुरू जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कॉपी ले जाएंगे। नहीं और कुछ बता देंगे हम आपको, काउंसलिंग हो जाएगी पहले ही, मेल आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में। भारत सरकार द्वारा, देखो ये जो वर्ष है ये मोटे अनाजों का वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स है ये 2023। तो सरकार मोटे अनाजों पर ध्यान दे रही है। सरकार ने एक मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है, मीरा। तो मीरा की फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। इसको आप लिखिए जरा। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए मीरा पहल की शुरुआत की गई। मीरा पहल की शुरुआत की गई। इंडिया स्टार्टेड द इनिशिएटिव मीरा। India started the initiative MIRA to increase the production and consumption of millets. MIRA की फुल फॉर्म लिख लीजिए, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। अच्छा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी? बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं अभी एक नए, लिखो इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू लिखो। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया। रिसेंटली मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू elected as the president of Bangladesh। नेक्स्ट लिखना, साइप्रस के भी नए राष्ट्रपति बने हैं अभी। पहले विदेश मंत्री थे ये निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, उनको नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो लिखो हाल ही में साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, निकोस NICOS, निकोस क्रिस्टोडो CRISTODO, क्रिस्टोडोलाइड्स LIDES, क्रिस्टोडोलाइड्स को
नया राष्ट्रपति चुना गया है। रिसेंटली निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स became the new president of Cyprus. अच्छा ये बताओ, हाल ही में भारत के सबसे बड़े लिथियम भंडार का पता कहाँ चला है? जम्मू कश्मीर में। तो लिखो, हाल ही में भारत के सबसे बड़े लिथियम भंडार का पता या हाल ही में लिथियम के सबसे बड़े भंडार को जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। ब्रैकेट में लिख लेना, सलाल क्षेत्र में, सलाल क्षेत्र है ये, जम्मू कश्मीर के सलाल क्षेत्र में खोजा गया है। रिसेंटली द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम discovered at सलाल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस काम आता है लिथियम? बैटरी बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है, फोटोवोल्टेइक पैनल्स में भी उसका यूज होता है। नेक्स्ट लिखना, भारत सरकार ने मैनग्रोव वृक्षारोपण के लिए, मैनग्रोव वृक्षारोपण के लिए हाल ही में मिस्टी योजना की शुरुआत की। मिस्टी योजना की शुरुआत की। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड Misty scheme for mangrove transplantation या for mangrove plantation। मैनग्रोव कैसे होते हैं? मैनग्रोव के वृक्ष कैसे? पानी में, सैलाइन या फ्रेश? सैलाइन में ना हेलोफाइट्स होते हैं, इसका मतलब है ना। हाँ, तो ये बताओ कि हेलोफाइट्स होते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सुनामी, समुद्री तूफान, साइक्लोन्स, इन सब के से भी रक्षा करते हैं। सरकार ने इसी के लिए मिस्टी योजना की शुरुआत की। जम्मू, ये लद्दाख का, देखो जी, लद्दाख की एक झील है यायात्सो झील। इसे सरकार ने वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो लिखो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख की यायात्सो झील को या YA और डैश करके TSO, यायात्सो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड यायात्सो लेक as the first bioheritage site biodiversity heritage site of Ladakh। देखो, सरस आजीविका मेला कहाँ लगाया गया इस बार 2023 का? जम्मू कश्मीर में।
जम्मू में लगाया गया बाग-ए-बहू में। तो लिखो, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023, सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के बाग-ए-बहू में किया गया। जम्मू कश्मीर के बाग-ए-बहू में किया गया, ठीक है। रिसेंटली बाग-ए-बहू में, बाग डैश करके ए डैश करके बहू में किया गया। रिसेंटली सरस आजीविका फेयर, सरस आजीविका फेयर 2023 was inaugurated at Bagh-e-Bahu of Jammu Kashmir। देखो, अभी 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन किया गया। सरस आजीविका मेला, देखो सामान्यतः स्किल डेवलपमेंट के लिए है। ये लोगों की स्किल डेवलपमेंट की जाती है सरकार के द्वारा, कौशल विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा, और फिर उसके बाद लोगों को अपनी आजीविका के लिए आगे लोन वगैरह या वैसा आयोजन करते हैं उसका। नेक्स्ट इसमें लिखना, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इस बार अहमदाबाद में हुआ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, तो लिखिए हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। रिसेंटली नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस was inaugurated at अहमदाबाद। हेलो जी, बात कर रहा हूँ जी, नमस्कार सर। जी 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 जी, हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, पक्का। रविकांत को बुलाओ।
चलिए, ये बातें मत करा करो आप। देखो, हाल ही में कलवारी क्लास की एक पनडुब्बी है जिसका नाम है वागीर, उसे नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस कलवारी पनडुब्बी है। कहाँ से खरीदी गई है? फ्रांस से। स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बी है। स्कॉर्पिन फ्रांस की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से उनकी है। तो ये अपने क्रम में ये 6 हैं, उसमें से 5वीं जो थी वो वागीर है, जो अभी हाल ही में खरीदी गई। तो आप इसमें लिखना, जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनी है और भारत में बनी है, मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह सब वहीं से ली गई है और उसके लिए कोलैबोरेशन में लगभग 60,000 करोड़ का ही प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो आ इसमें लिखना, हाल ही में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। रिसेंटली 5th सबमरीन ऑफ कलवारी क्लास, 5th submarine of Kalvari class introduced in Navy. Its name is वागीर। इसका नाम वागीर है। शायद इनमें से ये हैं इनके नाम, एक तो है आईएनएस कलवारी पहली थी, फिर आईएनएस करंज, आईएनएस खंडी, बेला, वागीर और वागशीर। अब 5वीं वागशीर, 6ठी वागशीर होगी। ये 6 की 6 हैं जिनका नाम दिया गया। वागीर मुंबई के पास एक एलिफेंटा जो द्वीप है उनके पास एक पहाड़ी का नाम है वागीर। वागशीर एक मछली है, शायद शिप, वो फिश है। चलिए, सर की क्लास होगी अब हिस्ट्री की।